So hello everyone, welcome you all on this platform that is Reputed Galaxy Chemistry Hub, जिसके अंदर ये हमारा थर्मोडायनेमिक 2 का हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड जो है कवर करने वाले हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि एंट्रोपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एंट्रोपी होता क्या है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में पता है कि थर्मोडायनेमिक 2 में हमारा सेकेंड लॉ क्यों आया, व्हाट आर द नीड ऑफ सेकेंड लॉ, एंड वो इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। चलिए फटाफट हम एंट्रोपी के बारे में जान लेते हैं। एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। एंट्रोपी क्या है? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो कि मेजर करती है रैंडमनेस और डिसऑर्डर को। कोई भी चीज अगर मेजरमेंट में आ जाता है तो उसे हम लोग क्वांटिटी बोल देते हैं, किसी भी मेथड के थ्रू हो रहा हो, जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करता है, रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर को मेजर करता है। इसलिए हम लोग इसे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी बोल देते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है एस से, और एंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। राइट, सो यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर होगा, बिकॉज कुछ भी कम्प्लेक्स नहीं है यहाँ। इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है कि स्टेट फंक्शन है। अब ये स्टेट फंक्शन कैसे है? स्टेट फंक्शन उसे बोलते हैं जो कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कितने स्टेप्स हो रहे हैं बीच में, उससे मतलब नहीं होता, बल्कि उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस में या रिजल्ट क्या है उससे मतलब होता है। उसे हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन है वो। तो ये भी क्या है कि स्टेट फंक्शन है, और डेल एस का यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाता है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। उससे हमारा एंट्रोपी चेंज पता चल जाता है। अच्छा, एक बात बोले तो जैसे कि जो एस फाइनल होता है अगर ज्यादा है एस इनिशियल से, मतलब कि डेल एस पॉजिटिव माना जाएगा। अब एस फाइनल ज्यादा है एस इनिशियल से, तो ये पॉजिटिव कैसे माना जाएगा? अगर फाइनल में रिजल्ट हमारा एंट्रोपी का ज्यादा आ रहा है, यानी कि रैंडमनेस ज्यादा बढ़ रहा है, डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एंट्रोपी जब भी बढ़ेगी तो पॉजिटिव आएगी। वहीं अगर एस इनिशियल ज्यादा होता है और फाइनल कम होता है तो इसे एंट्रोपी को, डेल एस को, एंट्रोपी चेंज को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये निगेटिव है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रैंडमनेस इन मॉलिक्यूल इन डिटेल। जो रैंडमनेस है उससे हम लोग क्या समझते हैं। यहाँ पे मैं एक तरीके से क्वेश्चन भी फॉर्म करते जा रही हूँ, बिकॉज माइंड में ना बच्चों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो भी होते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि जनरली रैंडमनेस सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। रैंडमनेस में भी occur in solid, liquid and in gaseous molecules। रैंडमनेस जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है, वो किसी भी कंपाउंड या सबस्टेंस में हो सकता है। बट आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर एंड स्टेट। ये टेम्परेचर एंड स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अब ये टेम्परेचर एंड स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। जब भी कोई रैंडमनेस, हमारा रैंडमनेस कहने का मतलब है कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज्ड वे में मोशन में है, स्पीड में है, मूवमेंट कर रही है, उसे हम लोग रैंडमनेस बोल देते हैं। जिसका डेफिनेशन मैंने नीचे में लिख रखा है उसे भी देखना होगा, और साथ साथ ही नोट डाउन करते जाइएगा, बिकॉज इससे और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, तो कोई भी चीज जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स में और क्या हो जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। और डिस्टेंस बढ़ेंगे या नहीं, ये मेन प्रॉब्लम ये कि वो क्या होते हैं, और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं बेचारे, दौड़ने लगते हैं इधर से उधर इधर से उधर मतलब इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे स्टेट क्या है? स्टेट मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है या गैसियस है। जब भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि उनके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, काफी ज्यादा कंडेंस होते हैं, उनके क्रिस्टल लेटाइज आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। और लिक्विड जो होते हैं थोड़े से वो डिस्टेंस पे होते हैं, और गैसियस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। तो ये जो होता है हमारा, सबसे ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस देखने को मिलता है, बिकॉज वो फ्री होते हैं, फ्री टू मूवमेंट। एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूवमेंट में इतने फ्री नहीं होते हैं। उनमें अंदर में इंटरनल रैंडमनेस अगर ऑब्जर्व किया जाएगा तो शायद पता चले, बट नेग्लेजिबल लगेगा अगर आप खुद से उसे चॉइस करिएगा, देखिएगा तो। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है, और यहाँ पे भी सब में मूवमेंट होता है, बट सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। इफ एनी मॉलिक्यूल्स फ्रीली, यहाँ पे मैंने बोला ना कि डेफिनेशन लिखा है, तो ये है डेफिनेशन, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। इफ एनी मॉलिक्यूल freely move or rotate in its surrounding or in the system,
if any molecule freely move or rotate in its surrounding or in the system due to any cause like temperature, then it is called what? Randomness. कोई भी molecule अगर freely movement कर रहा है या rotate कर रहा है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि उसमें randomness, उसे ही randomness बोल सकते हैं. किसी भी cause की वजह से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है. It may be टेम्परेचर ऑल्सो. यहाँ पे मैंने बताया पहले से ही कि गैसियस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का. रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये जो है बहुत ही जनरल सी बात है, इसे ध्यान दिया जाएगा तो और भी क्लियर होगा कि रैंडमनेस जो है टेम्परेचर जैसे भी इंक्रीज करते हैं तो उनमें और भी रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है. आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वाटर रखे हुए हैं लेकिन उसे टेम्परेचर देंगे तो और भी ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आसपास में दौड़ने लगते हैं और वो बेचारे रैंडमली भागने लगते हैं इधर से उधर. नाउ इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑल्सो फेवर्स अ स्पॉन्टेनियस चेंज. यहाँ पे नोट करने की इंक्रीज इन रैंडमनेस क्या करता है, स्पॉन्टेनियस चेंज को फेवर करता है. अब इंक्रीज इन रैंडमनेस स्पॉन्टेनियस चेंज को कैसे फेवर करता है तो मैं बताती हूँ. कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज वे में मूवमेंट कर रही है तो वो क्या है, या फिर मैं एक जनरल से कंसेप्ट दूं तो मैं क्या जनरल से कंसेप्ट दूं, वाटर का ही लेते हैं भाई, वाटर ही लेते हैं. तो वाटर लेते हैं तो आइस सराउंडिंग के इंटरेक्ट में आ रहा है, आइस सराउंडिंग के इंटरेक्ट में आ करके क्या हो जा रहा है, उसके साथ वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जा रहा है, वाटर बन जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर सराउंडिंग से इंटरेक्ट करके उनमें इंटरेक्शन हुआ और उस प्रोड्यूसन की वजह से क्या हुआ, चेंज हो गया. और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स रैंडम वे में फिर वहां से क्या होने लगे, डिस्टेंट पे जाने लगे और वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए, मेल्ट हो गए. तो ये क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ और रैंडमनेस यहाँ पे वो भी रिस्पॉन्सिबल है. तो वो किस चीज को, स्पॉन्टेनियस चेंज को फेवर करता है, रैंडमनेस. या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस चेंज रैंडमनेस को फेवर करता है. दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है. नाउ यहाँ पे एंड आई कैन से इट इज बिकॉज व्हेन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर्स, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, देन please observe it is going on in the unorganized way and fast also and also become irreversible. कोई भी spontaneous process होता है तो बहुत ही fast होता है, unorganized way में होता है और irreversible होता है. उसे वापस से वैसे नहीं लाया जा सकता, उसे हम लोग irreversible बोलते हैं या non spontaneous भी बोल सकते हैं. अरे सॉरी, स्पॉन्टेनियस को ही irreversible भी प्रोसेस बोलते हैं. We can say random motion in molecule is also said to fast motion. Random motion को fast motion कह सकते हैं और जो कि fast motion कॉज करता है रैंडमनेस को, और रैंडमनेस हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फेवर करता है. ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी. अब स्पॉन्टेनिटी क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं. उससे पहले हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं. सॉरी, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, फिर से आप सभी को बता रहे हैं. नाउ हमें जब एंट्रोपी के बारे में क्लियर हो गया तो एक अनदर डेफिनेशन एंट्रोपी का, जरा उसे भी देख लेते हैं. ये तो हमारा फिजिकल डेफिनेशन माना जाता है एंट्रोपी का. ये हुआ हमारा अनदर डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी को. ठीक है, तो इसे हम माना जाता है न्यूमेरिकल डेफिनेशन बिकॉज इसे कैलकुलेट किया जाता है. एज वी नो वी ऑलरेडी डिस्कस द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. हमें पता है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग फिजिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या थी. मतलब रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर को मेजर करना ही एंट्रोपी माना गया. तो वो एक स्टेट फंक्शन है, वो एक बोले तो क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी. तो ये सारे फिजिकल डेफिनेशन थे. लेकिन न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या होगा, इन यहाँ पे सेल्सियस ने एक स्टेटमेंट दिया. इन 1850 सेल्सियस इंट्रोड्यूस न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. वो एंट्रोपी के न्यूमेरिकल डेफिनेशन को क्या किए, डिफाइन किए. अकॉर्डिंग टू सेल्सियस एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम not undergoing physical or chemical change, then it is constant when there is no communication of heat from heat or heat transfer. नाउ अगर बात करते हैं कि सेल्सियस ने ये स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब क्या होगा कि
कोई भी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी में अगर केमिकल एंड फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट कैसे है, यानी कि माना जा सकता है कि आउटसाइड से किसी भी तरीके का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वो हमारे ना तो फिजिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं ना तो केमिकल प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना फिजिकल चेंज हो रहा है ना केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि सिस्टम में ये हमारे जो इसके टर्म्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर होगा यहाँ तक। कुछ और स्टेटमेंट है, कुछ और स्टेटमेंट ये है सेल्सियस के। पहला है कि व्हेन हीट इंक्रीजेज इन अ सिस्टम देन एंट्रोपी इन अ सिस्टम इंक्रीजेज विद बाय Q by T। तो कोई भी अगर हीट जो हमारा बोल रहा है सिस्टम में हीट अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा, बिकॉज पता है ना कि रैंडमनेस फेवर करता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। टेम्परेचर जो होता है अगर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे स्पॉन्टेनिटी भी बढ़ती है एंड हमारा रैंडमनेस बढ़ता है, जिसके वजह से क्या होगा, एंट्रोपी में भी चेंज आएगा और वो भी बढ़ेगा। तो ये इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, Q by T एक हुआ। नाउ व्हेन हीट फ्लोइंग इन द सिस्टम देन इट प्रोड्यूसेस हाई रैंडमनेस। जब भी हीट फ्लो होगा यानी कि वो टेम्परेचर को कॉज करेगा और जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रैंडमनेस होता है मॉलिक्यूल में, दैट इज व्हाई एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अगेन इंक्रीजेज। इसकी वजह से भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका एक्सप्रेशन हमारा ये निकल के आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की डेल एस यानी कि एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू Q by T। Q यहाँ पे हमारा जो हो गया हीट हो जाता है एंड T टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे डेल एस निगेटिव कब होगा, डेल एस निगेटिव तब होगा जब हीट इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व होगा यानी कि हीट कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे हमारे, स्टेबल होने लगे। स्टेबल नहीं बोले तो स्थिर होने लगेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, रैंडमनेस कम होगा और रैंडमनेस कम होगा तो एंट्रोपी चेंज भी दोनों कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट क्या होते हैं हमारे, यूनिट अगर बोले तो जूल पर केल्विन में हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट ये होता है। और EU जो हो गया इसे हम लोग यूनिट बोलते हैं, किसका यूनिट बोलते हैं, एंट्रोपी का यूनिट बोलते हैं। इसे ही एंट्रोपी यूनिट EU से डिनोट किया जाता है, जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, जो कि डिपेंडेंट होते हैं। जो भी डिपेंडेंट हुए इन प्रॉपर्टीज के ऊपर उन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। लाइक वॉल्यूम हो गया या फिर बोले तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। मास हो गया, मैं जनरली वॉल्यूम एंड मास की बात करूंगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे और भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो उससे भी हमारी रैंडमनेस कॉज होता है, स्टेट के वजह से भी कॉज होता है। तो ये सारी चीजें जो है फेवर करती हैं। नाउ हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या होती है। जब भी स्टैंडर्ड एंट्रोपी की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे कंडीशन लग जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, 180 यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लग जाती हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कोई भी हमारा टॉपिक हो से स्टैंडर्ड, जैसे कि एंट्रोपी है यहाँ पे, तो उस कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड एंट्रोपी बोल देंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंट्रोपी यहाँ पे देख लेते हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप सभी साथ ही साथ नोट करते रहेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल इज जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यहाँ पे है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी होता है हमारे किसी भी प्योर क्रिस्टल का, वो जीरो पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो होता है। अब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो कैसे होता है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे जब भी कोई मॉलिक्यूल लिया जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी हमारा कंपाउंड है, तो ये क्या है, इतना ज्यादा जीरो केल्विन जो होता है ना, उसे ही एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। और जीरो केल्विन किसके इक्वल होता है, जीरो केल्विन बोले तो हमारा हो जाता है इजिकल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही कम है। तो इस पे आकर के ना मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा सीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। और कोई भी वाइब्रेशन जब देखने को नहीं मिलेगा भाई, तो वो क्या होंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो सोच लीजिए कितना ज्यादा ये क्या हो गया, हमारे क्रिस्टल बिल्कुल ही सीज हो गए।
तो वहां पे हमारा एंट्रोपी भी सीज होगा, बिकॉज रैंडमनेस होगा ही नहीं। इतना ज्यादा मॉलिक्यूल वहां पे लेटाइस आपस में जुड़ चुके हैं कि हमारा कोई भी रैंडमनेस या मूवमेंट नहीं होने वाला, इस वजह से एंट्रोपी 0 हो जाती है। समझ में आया? ये इतना ज्यादा मॉलिक्यूल, इतना ज्यादा हमारे आपस में जुड़ चुके हैं, मॉलिक्यूल बोले रहे हैं मतलब बार बार वही सारे कंडेंस हो चुके हैं, सीज हो चुके हैं इस 0 केल्विन पे जाके, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जा करके, कि यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसको हम लोग फिर से डिफाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन, द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सबस्टेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंट्रोपी, एंड इसे हम लोग डिनोट करते हैं डेल एस बोल रहे हैं, एस यहाँ पे देख सकते हैं, एस नॉट से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर पे हमारा जो होता है क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी डिफाइन होता है। ठीक है, अगेन हम लोग जरा इसके बारे में देख लेते हैं। इफ एनी वन वांट टू नो द एंट्रोपीज ऑफ वेरियस सबस्टेंस, बहुत सारे सबस्टेंस के एंट्रोपी को कोई अगर डिफाइन करना चाहता है तो हम यहाँ पे एंट्रोपी चेंज डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सम ऑफ एंट्रोपी, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ कंपाउंड्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स से हम लोग जो है स्टैंडर्ड एंट्रोपी में क्या चेंज हुआ है या स्टैंडर्ड एंट्रोपी उस स्पेसिफिक हमारे कंपाउंड सबस्टेंस की क्या है उसे डिफाइन कर सकते हैं। ये रहा उसका इक्वेशन जिसे लर्न करना होगा। नाउ वैसे समझ के भी इसे लर्न किया जा सकता है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो इट इज द एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड द एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी हुआ ना हमारा, तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी वाला जो कंडीशन था वो उस कंडीशन के साथ किसी 1 मोल कंपाउंड का जो अगर हम एंट्रोपी फॉर्मेशन फाइंड आउट करें, कैलकुलेट करें तो या फिर उसका पता लगाए तो वही हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंट्रोपी कंडीशन के अंदर यानी 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर 1 atm प्रेशर के अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी कैलकुलेट किया जाता है। उसी कंडीशन के अंदर हम 1 मोल का फॉर्मेशन करें अगर सबस्टेंस का तो वही हो जाता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसे भी डिफाइन किया जा सकता है डेल एस नॉट एफ से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एस नॉट ऑफ कंपाउंड माइनस में सम ऑफ एस नॉट ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए उसके हम उस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन क्या हुआ। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिटेल होता क्या है इसके बारे में खास करके बात करेंगे। अब यहाँ तक मुझे लगता है कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होगा। सो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा। सो बाय बाय टू यू ऑल।